नमस्ते, बुक रिव में आपका स्वागत है। आज हम टॉक लाइक टेड द 9 पब्लिक स्पीकिंग सीक्रेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स टॉप माइंड्स नामक पुस्तक का अनावरण करेंगे। टेड एक अमेरिकी निजी गैर लाभकारी संस्था है जो प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और डिजाइन के विषयों पर केंद्रित भाषण कार्यक्रम आयोजित करती है। टेड टॉक्स के लेखक क्रिस एंडरसन ने 2001 में टेड खरीदा और फैलाने लायक विचारों का एक बोलने वाला मंच बनाने के लक्ष्य के साथ टेड के प्रबंधन और विकास में अपने सभी प्रयास लगाए। जैसे जैसे टेड अधिक लोकप्रिय होता गया, मंच का प्रभाव भी बढ़ता गया। टेड वार्ता भाषणों के उच्चतम मानक के रूप में जानी जाने लगी। तो टेड पर वे शानदार और अविस्मरणीय भाषण कैसे जीवंत हो उठे? एक भाषण दर्शकों के उत्साह को कैसे उजागर करता है? क्या आप 18 मिनट के नियम से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं कि भाषण के ज्ञानवर्धक तत्वों को कैसे सामने लाया जाए? लेखिका कारमाइन गैलो इस किताब में इन सवालों के जवाब देंगी। 500 सबसे लोकप्रिय टेड वार्ताओं को देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद कई सफल वक्ताओं के साथ चर्चा करने, प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों और संचार मास्टर्स का साक्षात्कार लेने के बाद अपने कई वर्षों के बोलने के अनुभव के साथ गैलो ने सफल भाषणों के 9 रहस्यों का सारांश दिया। ये 9 युक्तियां हमें अपने संदेश और विचारों को अधिक प्रेरक रूप से फैलाने में मदद कर सकती हैं। इस बुक में हम बताएंगे कि टेड टॉक के समान एक शानदार भाषण देने के लिए इन 9 बोलने के रहस्यों का उपयोग कैसे किया जाए। हमने इन युक्तियों को 3 प्रमुख अनुभागों में विभाजित किया है। एक भाषण को सबसे पहले श्रोताओं के दिलों को छूना चाहिए। इसे पूरा करने के लिए गैलो ने हमारे साथ 3 युक्तियां साझा कीं। पहली टिप है, अंदर के जुनून को बाहर निकालें। विज्ञान हमें दिखाता है कि जुनून संक्रामक है और दर्शकों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि यह केवल तभी होता है जब हम स्वयं किसी विषय के बारे में भावुक होते हैं और इसके महत्व में विश्वास करते हैं कि हम दर्शकों को मना सकते हैं, अपने भाषण को वह जुनून देने के लिए जिसकी उसे आवश्यकता है। हमें एक ऐसा विषय चुनना होगा जिसके बारे में हम भावुक हों। यह वह व्यवसाय हो सकता है जिसमें आपने अपना जीवन लगा दिया है, या यह कुछ विचार हो सकते हैं जिन्हें आप वास्तव में दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। अपने 2012 के टेड टॉक में फैशन मॉडल कैमरून रसेल ने दर्शकों को पहले और बाद की तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई। तस्वीरों की प्रत्येक श्रृंखला में दिखाया गया कि विज्ञापन की शूटिंग से पहले वह कैसी दिखती थीं और अंततः विज्ञापनों में वह कैसी दिखती थीं। दोनों तस्वीरें 2 अलग-अलग लोगों की लग रही थीं। वह दर्शकों को यह समझने में मदद करना चाहती थी कि शूट का अंतिम उत्पाद वास्तव में एक हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप कलाकार और फोटोग्राफर का काम था, न कि उसका प्रामाणिक स्व। वह दर्शकों को यह बताना चाहती थी कि दिखावा सतही है। इस वजह से लड़कियों को अपने रूप रंग की वजह से आत्मविश्वास की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। रसेल एक आकर्षक चेहरे वाला लंबा और पतला मॉडल है, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने कैमरे के सामने पोज देने की सलाह नहीं दी, बल्कि अपने प्रामाणिक स्व को साझा किया और युवा लड़कियों को अपनी आत्म छवि सुधारने में मदद की। वह वास्तव में इसी के लिए खड़ी थी। अपने दिल से बोलने से वह अधिक ईमानदार और भावुक लगने लगी और दर्शकों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने लगी। रसेल जैसा वक्ता भाषण देने में इतना सफल क्यों हो सकता है? इसका कारण यह है कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में वे बेहद भावुक हैं और इस जुनून को दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। यही वह चीज है जो दर्शकों को प्रेरित और प्रभावित करती है। इसलिए भाषण देते समय हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम भावुक हैं। दर्शकों को संक्रमित और प्रेरित करने से पहले हमें एक वक्ता के रूप में अपने जुनून से प्रेरित होने की जरूरत है। आगे हम दर्शकों के दिलों को छूने का दूसरा रहस्य जानेंगे। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। कहानी कहना। 3 प्रकार की कहानियां हैं जो सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। इनमें व्यक्तिगत कहानियां, अन्य लोगों के बारे में कहानियां और ब्रांड की सफलता के बारे में कहानियां शामिल हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। ब्रायन स्टीवेंसन एक नागरिक अधिकार वकील हैं, जिन्हें समाज में उनके योगदान के लिए 2011 में रूजवेल्ट इंस्टीट्यूट से फ्रीडम मेडल मिला था। बाद में उन्हें भाषण देने के लिए टेड मंच पर आमंत्रित किया गया।
अपने भाषण में उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में कहानियां बताईं जिन्होंने उनके जीवन में उन्हें प्रभावित किया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी दादी के बारे में एक कहानी साझा की, जब वह 8 या 9 साल के थे, जिन्होंने उनका हाथ पकड़कर कहा था, मुझे लगता है कि तुम विशेष हो। मुझे लगता है कि आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। स्टीवेंसन ने उल्लेख किया कि वह इन शब्दों को कभी नहीं भूले, क्योंकि इनसे उन्हें अपनी पहचान खोजने में मदद मिली। इसके बाद उनकी दादी ने स्टीवेंसन से 3 चीजों का वादा करवाया, जिनमें से एक यह कि वह कभी शराब नहीं पिएंगे। वर्षों बाद स्टीवेंसन और उनके भाई और बहन अपने घर के पीछे जंगल में थे। उनके भाई चाहते थे कि वे कुछ शराब पिएं, लेकिन स्टीवेंसन ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। कारण जानने के बाद उसके भाई ने उसे बताया कि उनकी दादी सभी बच्चों को शराब न पीने के लिए कहती हैं और वे विशेष हैं। स्टीवेंसन तबाह हो गया था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ वह नहीं था जिसे उसकी दादी ने विशेष के रूप में देखा था। इस कहानी ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन स्टीवेंसन ने आगे जो कहा उसने तुरंत भीड़ को चुप करा दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मैं 52 साल का हूं और मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं कि मैंने कभी शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे लगता है कि यह सद्गुण है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि पहचान में शक्ति होती है। जब हम सही प्रकार की पहचान बनाते हैं तो हम अपने आस-पास की दुनिया से ऐसी बातें कह सकते हैं जिनके बारे में उन्हें वास्तव में कोई मतलब नहीं लगता। हम उनसे वो काम करवा सकते हैं जो उन्हें नहीं लगता कि वे कर सकते हैं। इसका प्रभाव भीड़ को शांत करने और छूने पर पड़ा। एक अन्य व्यक्ति ने दर्शकों के दिलों को छूने के लिए दूसरों के अनुभव का उपयोग किया। यह केन रॉबिन्सन थे, जो शिक्षा और व्यवसाय में रचनात्मकता और नवाचार के क्षेत्र में विचारक नेता थे। उनके भाषण की सबसे मनमोहक कहानी का खुद से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह कहानी बताई कि कैसे म्यूजिकल कैट्स एंड फैंटम ऑन ऑफ द ओपेरा के कोरियोग्राफर गिलियन लिन एक डांसर बन गए। लिन के साथ रॉबिन्सन के साक्षात्कार के दौरान लिन ने उसे अपनी युवावस्था की एक कहानी सुनाई। बड़े होने पर उसके एडीएचडी ने शिक्षकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसमें सीखने की अक्षमता है, तो उसकी माँ उसे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ले आई। मुलाकात के दौरान डॉक्टर उसकी माँ से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिन को रेडियो चालू करके कमरे में अकेला छोड़ दिया। माँ और डॉक्टर के कमरे से चले जाने के बाद डॉक्टर ने माँ को खिड़की से अपनी बेटी को देखने दिया। जब वे निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लिन खड़ी हो गई और संगीत पर नृत्य करने लगी। कुछ मिनटों तक चुपचाप देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई बीमारी नहीं है और सुझाव दिया कि उसकी माँ को उसे एक डांस स्कूल में भेजना चाहिए। उन्होंने एक डांस स्कूल में दाखिला लिया और रॉयल बैले में अपना करियर बनाया और बाद में दुनिया के सबसे सफल संगीत कोरियोग्राफरों में से एक बन गईं। इस प्रेरणादायक कहानी का उपयोग रॉबिन्सन ने अपने भाषण के विषय को सुदृढ़ करने के लिए किया था, एक बच्चे की प्रतिभा के सभी पहलुओं को विकसित करना। यदि रॉबिन्सन ने इस कहानी का उपयोग नहीं किया होता तो दर्शकों को यह समझने में कठिनाई होती कि वह जिस विषय का उल्लेख कर रहे थे उसका वास्तव में क्या मतलब है। कहानी ने रॉबिन्सन को एक अमूर्त विषय को कुछ ठोस में बदलने की अनुमति दी, जिसे दर्शक समझ सकें और याद रख सकें। इन 2 उदाहरणों से हम कहानी की ताकत को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को दर्शकों के दिमाग में स्थानांतरित करने के लिए कहानियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें दर्शकों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने के लिए कहानियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। एक अच्छी कहानी बताना आसान नहीं है। पुस्तक में गैलो एक अच्छी कहानी कहने के लिए कुछ सुझाव और तरकीबें देते हैं। इसमें रूपकों और उपमाओं का उपयोग करना और शब्द जाल और घिसी-पिटी बातों से बचना शामिल है। किसी कंपनी की कहानी बताते समय विपणक, अग्रणी, समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे अर्थहीन शब्दों का अत्यधिक उपयोग करना पसंद करते हैं, इस हद तक कि इन शब्दों में अब कोई प्रेरक शक्ति नहीं है। गैलो एक व्यावसायिक भाषण के दौरान कहानी कहने की एक युक्ति सुझाते हैं कि नायक और खलनायक प्रारूप का उपयोग किया जाए। सबसे पहले कहानी के संघर्ष को स्थापित करें,
कंपनी को एक ऐसे नायक के रूप में वर्णित करें जिसने समस्या से सफलतापूर्वक निपटा। फिर इस बात पर जोर दें कि वे ग्राहक को खलनायक से कैसे बचा रहे हैं। उत्पादों की मूल कहानी बताने के लिए इस टेम्पलेट का उपयोग करने से ग्राहक को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उत्पाद किस समस्या का समाधान कर रहा है और यह खरीदने लायक क्यों है। दर्शकों को छूने का अंतिम रहस्य बार बार अभ्यास करना है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है और बोलना कोई अपवाद नहीं है। भाषण से पहले आपको अपनी आवाज, हाथों के हावभाव और शारीरिक भाषा को अपने शब्दों के अनुरूप और सुसंगत बनाने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। अपनी वाणी को सहज और स्वाभाविक बनाने का अभ्यास करें, जैसे कि आप किसी करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। 2013 में प्रदर्शन कलाकार और संगीतकार अमांडा पामर ने पूछने की कला शीर्षक से एक भाषण दिया। भाषण अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। इसे कुछ ही दिनों में 10 लाख से अधिक बार देखा गया। भाषण के बाद उन्होंने 30 पन्नों का एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया, जिसमें इस भाषण के लिए अपनी तैयारी और अभ्यास का वर्णन किया गया था। हम उनकी पोस्ट से सीख सकते हैं कि अगर हमें एक बेहतरीन भाषण देना है तो हमें बहुत कुछ तैयार करना होगा। हमें भाषण से संबंधित विषयों को एकत्र करने की आवश्यकता है। हम दूसरों के सामने भाषण का अभ्यास कर सकते हैं और प्रतिक्रिया मांग सकते हैं। हमें इस फीडबैक के आधार पर कमजोर क्षेत्रों में भी सुधार करना चाहिए और लगातार अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास करते समय आपको किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? बोलने की गति के संबंध में गैलो का मानना है कि नियमित बातचीत की गति काम करती है। अभ्यास करते समय हम अपनी बोलने की गति को धीमा कर सकते हैं। भाषण को याद करने के बाद हम वास्तविक भाषण के दौरान सामान्य गति को फिर से शुरू कर सकते हैं, जिससे पूरे भाषण को एक गर्मजोशी और प्राकृतिक एहसास मिलता है जो हमें भरोसेमंद लगता है। गैलो ने बॉडी लैंग्वेज के महत्व पर भी जोर दिया। आर्थिक विकास विशेषज्ञ अर्नेस्टो सिरोली अपने भाषण में कड़े इशारों का इस्तेमाल करेंगे। अपने टेड टॉक में उन्होंने जाम्बिया में स्थानीय लोगों को टमाटर उगाने का तरीका सिखाने का अपना अनुभव साझा किया। जब सिरोली ने कहा, हमारे पास ये शानदार टमाटर थे, इटली में एक टमाटर इस आकार तक बढ़ जाएगा, जाम्बिया में इस आकार में। वह दर्शकों को टमाटर के आकार में अंतर का वर्णन करने के लिए हाथों का उपयोग करके एक छोटा वृत्त और फिर एक बड़ा वृत्त बनाते थे। इससे दर्शकों के मन में यह बीज बैठ गया कि जाम्बिया के टमाटर बहुत बड़े हैं। पूरे भाषण के दौरान सिरोली ने प्रत्येक महत्वपूर्ण वाक्य पर जोर देने के लिए इशारों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बातें और उदाहरण अधिक प्रेरक बन गए। अंत में यह सब एक शानदार भाषण के रूप में सामने आया, जिसने दर्शकों को आश्वस्त किया। बेशक, हमें हर वाक्य पर जोर देने के लिए इशारों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। गैलो की सलाह है कि हम इशारों का अत्यधिक उपयोग न करें, बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते समय उनका उपयोग करें। इस तरह आप दर्शकों को असहज महसूस नहीं कराएंगे। अंत में गैलो कुछ कष्टप्रद आदतों को सुधारने के लिए 3 तरीके बताते हैं। जब हम घबराते हैं तो हम बेचैन होने की संभावना रखते हैं और मेज पर थपकी दे सकते हैं या पेन से छेड़छाड़ कर सकते हैं, यह सब बिना हमें पता चले। सौभाग्य से इन कष्टप्रद आदतों पर काबू पाने का एक अच्छा तरीका मौजूद है। यह विधि अपना भाषण देते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रही है। स्वयं पर नजर रखने से आपको इन आदतों से प्रभावी ढंग से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। कुछ लोग बोलते समय और मंच पर स्थिर खड़े रहने में भी बहुत कठोर होते हैं। इस पर काबू पाने के लिए जब आप अपनी प्रस्तुति रिकॉर्ड करें तो बीच बीच में फ्रेम से बाहर निकलें। अंत में कुछ लोग बोलते समय अपनी जेब में हाथ डालना पसंद करते हैं। इसे हल करने के लिए आप कभी-कभी एक हाथ जेब में रखने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरे का उपयोग उचित इशारे करने के लिए कर सकते हैं। यह दर्शकों के दिलों को छूने की 3 युक्तियों पर पहला खंड समाप्त करता है। संक्षेप में कहें तो हमें सबसे पहले एक ऐसे विषय का चयन करना होगा जिसके बारे में हम भावुक हों। अपने विचारों और भावनाओं को दर्शकों के मन तक पहुंचाने के लिए कहानी कहने का उपयोग करें। अंत में
आपको तब तक बिना रुके अभ्यास करना चाहिए जब तक कि आप एक ऐसे भाषण में महारत हासिल न कर लें जो दर्शकों के दिलों को छू सके। इस भाग में आइए अपने दर्शकों को बांधे रखने के बारे में गैलो की 3 युक्तियों के बारे में जानें। पहला सुझाव, दर्शकों को दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करना है। आपके भाषण में आश्चर्य और विशिष्टता के तत्व दर्शकों की जिज्ञासा को जगाने में मदद कर सकते हैं, जिससे उन्हें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा। कभी-कभी आपके दर्शक धनी उद्यम पूंजीपति या किसी विशिष्ट क्षेत्र के नेता होते हैं। इस प्रकार के असाधारण और धनी दर्शकों को आश्वस्त करने के लिए आपको उन्हें एक नया लेंस देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वे दुनिया को देख सकें। एक टीड वक्ता हंस रॉसलिंग ने एक बार दी बेस्ट स्टेट्स यू हैव एवर सीन नामक भाषण दिया था। भाषण के तीसरे मिनट में उन्होंने चार्ट वाली स्लाइड पेश की। चार्ट में विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे और बड़े बुलबुले के समूह थे और प्रत्येक बुलबुले का आकार देश की जनसंख्या के आकार को दर्शाता है। एक्स अक्ष पर प्रजनन दर थी, वाई अक्ष जन्म के समय जीवन प्रत्याशा प्रदर्शित करता है। 1962 में ऊपर बाईं ओर मध्यम आकार के बुलबुले का एक समूह था जो उच्च जीवन प्रत्याशा और छोटे परिवारों वाले विकसित औद्योगिक देशों को दर्शाता था। नीचे दाईं ओर कई बड़े बुलबुले भी थे जो बड़े परिवारों और छोटे जीवन वाले विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर एक एनिमेशन में दिखाया गया कि 1962 से 2003 तक डेटा कैसे बदल गया। जैसे जैसे बुलबुले इधर उधर हुए, रॉसलिंग ने इसे ऐसे सुनाया जैसे यह एक खेल कार्यक्रम था। इस अनोखे भाषण ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसने दर्शकों को दुनिया के विकास को देखने का एक नया तरीका दिया। इस भाषण के वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और बिल गेट्स समेत कई लोगों ने इसकी सराहना की है। शायद रॉसलिंग द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के बारे में इतना नया नहीं है जितना कि उन्होंने भाषण की सामग्री को प्रस्तुत और व्यवस्थित किया है। इसके अतिरिक्त उन बिंदुओं को उठाना जो सामान्य ज्ञान के विपरीत हैं, या किसी पुरानी समस्या को हल करने का एक नया तरीका प्रदान करना, ये सभी दर्शकों को दुनिया को एक नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे वक्ताओं को दर्शकों का ध्यान खींचने और उनके दिमाग पर प्रभाव छोड़ने में मदद मिलती है। इसके बाद हम दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए दूसरी तरकीब पर नजर डालेंगे। अपने भाषण का एक ऐसा खंड डिजाइन करना जो अप्रत्याशित हो और आपके दर्शकों को चौंका दे। बिल गेट्स के एक भाषण के दौरान उन्होंने एक कांच का जार खोला, कुछ मच्छरों को बाहर निकाला और दर्शकों से कहा, मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मैं यहाँ कुछ लाया हूँ। मैं उन्हें घूमने दूंगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि केवल गरीब लोग ही संक्रमित हों। वह जो कहना चाहते थे वह यह था कि सभी का जीवन महत्वपूर्ण है। मच्छरों को बाहर निकालने से दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इससे उन्हें अपनी बात प्रभावी ढंग से समझाने में मदद मिली। भाषण 18 मिनट लंबा था, लेकिन उनके मच्छरों को भगाने के छोटे से खंड ने दर्शकों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। इससे पता चलता है कि जानकारी संप्रेषित करने के लिए नवीन या अविस्मरणीय रणनीति का उपयोग करने से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देने और दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ने में मदद मिल सकती है। गैलो ने पवित्र धूम्रक्षण बनाने के 5 तरीके पेश किए, जिसमें 1 प्रॉप्स और डेमो, 2 अप्रत्याशित और चौंकाने वाले आंकड़े, 3 चित्र, छवियां और वीडियो, 4 यादगार सुर्खियां, 5 व्यक्तिगत कहानियां शामिल हैं। पिछले उदाहरण में बिल गेट्स ने इस क्षण को बनाने के लिए प्रॉप्स का उपयोग किया था। भाषण देखते समय ध्यान दें और देखें कि वक्ता इन 5 तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके आपको कैसे चौंका देता है। इस तरह आपको इन 5 तरीकों का उपयोग करने का बेहतर विचार मिल जाएगा। आपके भाषण में एक ऐसा खंड डिजाइन करने के अलावा जो दर्शकों को चौंका देगा, हास्य हमें अपने भाषण में अंक जोड़ने में भी मदद करेगा, जो गैलो द्वारा हमें दिया गया अगला सुझाव है। हास्य आपके दर्शकों की सुरक्षा को कम करने में मदद करता है, जिससे आपके दर्शक आपके प्रति अधिक ग्रहणशील बनते हैं। संदेश, यह आपको अधिक आकर्षक भी बनाता है। आज तक सबसे लोकप्रिय टेड वार्ता केन रॉबिन्सन द्वारा पहले उल्लेखित भाषण था, जिसे स्कूल स्किल क्रिएटिविटी कहा गया था।
इस भाषण की लोकप्रियता कई प्रसिद्ध लोगों द्वारा दिए गए भाषणों से कहीं अधिक थी। उनके भाषण के बाद भीड़ में मौजूद अरबपति, परोपकारी, वैज्ञानिक, विचारक और प्रभावशाली लोग खड़े होकर उनकी सराहना करने लगे और काफी देर तक वहां से निकलना नहीं चाहते थे। तो फिर उनके भाषण को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में हास्य का समावेश किया। उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर दिया। भाषण में उन्होंने कई छोटी छोटी मजेदार कहानियां उठाईं। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक 6 साल की लड़की की कहानी बताई जो पेंटिंग क्लास में थी। शिक्षक ने कहा कि इस लड़की ने अन्य कक्षाओं में कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कला कक्षा में दिया। एक दिन शिक्षक उस लड़की पर मोहित हो गए जो वह बना रही थी और उससे इसके बारे में पूछा। लड़की ने कहा कि वह भगवान का चित्र बना रही है। शिक्षक ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन कोई नहीं जानता कि भगवान कैसा दिखता है। लड़की ने जवाब दिया, वे 1 मिनट में करेंगे। रॉबिन्सन का भाषण ऐसी ही छोटी छोटी हास्य भरी कहानियों से भरा था। उन्होंने न केवल दर्शकों को हंसाया, बल्कि उन्हें अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने पर भी मजबूर किया और रॉबिन्सन के मुख्य बिंदु पर जोर दिया कि अमेरिका की शिक्षा प्रणाली के साथ समस्या यह है कि यह परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करती है और रचनात्मकता और छात्रों की जोखिम लेने की इच्छा को दबा देती है। लेकिन हास्य सीखना कठिन है और गैलो विनोदी होने का कोई सर्वव्यापी फार्मूला प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि हम कुछ अलग पहलुओं से हास्य के तत्व ढूंढ सकते हैं। एक उपाख्यानों और व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से है। उदाहरण के लिए, न्यूरो एनाटोमिस्ट जिल बोल्ट टेलर ने अपने भाषण में उस क्षण का वर्णन किया जब उन्हें स्ट्रोक हुआ था। उसने कहा कि एक बार जब उसे एहसास हुआ कि उसे स्ट्रोक हुआ है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, हे भगवान, मुझे दौरा पड़ रहा है, मुझे दौरा पड़ रहा है। फिर उसने आगे कहा, अगली बात जो मेरा दिमाग मुझसे कहता है, वाह, यह बहुत अच्छा है। कितने मस्तिष्क वैज्ञानिकों को अपने मस्तिष्क का अंदर से बाहर तक अध्ययन करने का अवसर मिलता है। फिर मेरे मन में ख्याल आता है, लेकिन मैं बहुत व्यस्त महिला हूं, मेरे पास स्ट्रोक के लिए समय नहीं है। इस प्रकार का हास्य दर्शकों को हंसा सकता है। उपाख्यानों और व्यक्तिगत कहानियों का उपयोग करने के अलावा उपमाओं और रूपकों का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोनाथन हैट ने इस उद्देश्य के लिए ऐसी सादृश्यता का उपयोग किया। मानवीय रिश्तों के बिना कांग्रेस को चलाने की कोशिश करना मोटर तेल के बिना कार चलाने की कोशिश करने जैसा है। क्या हमें तब आश्चर्यचकित होना चाहिए जब सब कुछ स्थिर हो जाए? गैलो द्वारा पाठकों को अधिक विनोदी बनने के लिए दिए गए सुझावों के अलावा आप हमारी बुकी भी देख सकते हैं। क्या आप मजाकिया बातें करते हैं? यह बुकी आपको दुनिया के शीर्ष वक्ताओं द्वारा हास्य का उपयोग करने के कुछ तरीकों पर एक नज़र डालती है और आपको इन तरीकों को लागू करने में मदद करती है। यह दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 युक्तियों पर अनुभाग 1 को समाप्त करता है। हम दर्शकों को किसी समस्या को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं, एक अविस्मरणीय भाषण खंड बना सकते हैं और हमारे भाषण में हास्य को सावधानीपूर्वक डिजाइन और शामिल कर सकते हैं। हरित अवसंरचना विशेषज्ञ मेजा कार्टर ने एक बार पर्यावरण उद्यमिता के विषय पर भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। हालांकि तीनों कहानियों के मुख्य पात्र एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनमें बहुत कुछ समानता थी। पहली कहानी एक महिला के बारे में थी जिसने शहद से त्वचा देखभाल उत्पाद बनाए। उसके उत्पाद होल फ्यूड्स में बेचे गए। उसने मधुमक्खी पालन और कटाई के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले कई लोगों को काम पर रखा। जिन लोगों को वह काम पर रखती है, उनमें से 4% से भी कम लोग दोबारा जेल जाते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जिसने शहर को भीतरी शहर के स्कूलों के लिए लाखों डॉलर के डामर की जगह घास और पेड़ लगाने के लिए राजी किया, जिससे एक अधिक रहने योग्य शहर बनाने में मदद मिली। तीसरी कहानी एक कोयला खनिक की बेटी के बारे में थी जो अपने गृहनगर में पवन ऊर्जा लाती थी। इन तीनों कहानियों का विषय एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि किसी मांग को पूरा करने के लिए अपने स्थानीय समुदायों में धन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए, साथ ही एक सामाजिक समस्या का समाधान भी किया जाए।
कार्टर ने अपने भाषण के विषय को सुदृढ़ करने के लिए इन 3 कहानियों का उपयोग किया। इसके बाद आइए दूसरी तरकीब पर नजर डालें, जिसका उपयोग आप अपने भाषण को दर्शकों के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए कर सकते हैं। एक बहुसंवेदी अनुभव बनाएं। तो बहुसंवेदी अनुभव क्या है? अपने भाषण के दौरान अपने दर्शकों की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद सहित विभिन्न इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न तत्वों का उपयोग करें। किसी भाषण के लिए बहुसंवेदी अनुभव आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि भाषण में यह है तो श्रोता हर मिनट का आनंद लेंगे। इसके अतिरिक्त यह पता चला है कि यदि कई इंद्रियों को उत्तेजित किया जाता है तो व्यक्ति की याददाश्त में सुधार होता है। इसके बाद आइए आखिरी तरकीब पर नजर डालें। अपनी लेन में बने रहें। भाषण में हमें दर्शकों के साथ प्रामाणिक, खुला और पारदर्शी होने की आवश्यकता है। दर्शक यह भेद कर सकते हैं कि आप नकली बनाम प्रामाणिक हैं या नहीं। हम दर्शकों को केवल तभी मना सकते हैं और उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं यदि वे हम पर भरोसा करते हैं। गैलो का तो यहाँ तक मानना है कि अगर आप नकली और अप्राकृतिक लगते हैं तो इस किताब में बताए गए सभी टिप्स बेकार हैं। भाषणों को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए एक युक्ति यह है कि वास्तविक भाषण देने से पहले कोई इसे दोस्तों को दे सकता है। मित्रों के सामने वक्ताओं द्वारा अपने प्रामाणिक विचार और भावनाएं प्रस्तुत करने की अधिक संभावना होती है। वक्ताओं को बस इस प्रस्तुति की भावना को याद रखना होगा और इसे मंच पर लाना होगा। आपके भाषण को अविस्मरणीय बनाने के लिए आवश्यक ये 3 तरकीबें हैं। सबसे पहले, आपके भाषण को 18 मिनट के नियम का पालन करना होगा। दूसरा, आपके भाषण में एक बहुसंवेदी अनुभव शामिल होना चाहिए जो आपके दर्शकों पर प्रभाव छोड़ता है। अंत में, आपको अपना प्रामाणिक स्व प्रस्तुत करना होगा और दर्शकों के साथ प्रामाणिक रूप से संवाद करना होगा। हमने अब टॉक लाइक टेड पुस्तक को अनलॉक करना समाप्त कर लिया है। आइए टेड वार्ता की 9 युक्तियों की समीक्षा करें। सबसे पहले, आपको एक ऐसा विषय चुनना होगा जिस पर भाषण देने का आपको शौक हो। दूसरा, अपने भाषण के विचारों और भावनाओं को दर्शकों के दिमाग में स्थानांतरित करने के लिए कहानी कहने का उपयोग करें। तीसरा, बार बार अभ्यास करें और अपनी गति, शारीरिक भाषा पर ध्यान दें और किसी भी छोटी गतिविधि को ठीक करें। चौथा, दर्शकों को दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दें। पांचवां, अपने भाषण में एक अविस्मरणीय खंड बनाएं। छठा, हास्य से भरपूर भाषण सावधानीपूर्वक डिजाइन करें। सातवां, अपने भाषण को 18 मिनट में संक्षिप्त करें। आठवां, अपने भाषण में बहुसंवेदी अनुभवों को शामिल करें। नौवां, अपना प्रामाणिक स्वरूप प्रस्तुत करें। हालांकि पुस्तक में गैलो द्वारा पेश की गई 9 तरकीबें सरल लगती हैं, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन हो सकता है। दूसरों को ऐसा करते देखना आसान है, लेकिन स्वयं ऐसा करना कठिन हो सकता है। इस वजह से यह उम्मीद न करें कि इस बुकी में सूचीबद्ध होने के तुरंत बाद आपके बोलने के स्तर में सुधार होगा। जैसा कि तीसरी युक्ति सुझाती है, यदि आप एक शानदार भाषण देना चाहते हैं तो आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए। इसलिए यदि आप एक मास्टर वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको अवश्य देखना, कार्यान्वित करना और सारांशित करना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी स्वयं की बोलने की युक्तियां भी उजागर करेंगे।